परिप्रेक्ष्य क्लियर हो जाए और मध्य प्रदेश में क्या प्लान है कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति को हैंडल करने के लिए, उसका आपको एक जायजा मिल जाएगा। तो 31 दिसंबर 2019 को चीन देश में हुबई, जिसका कि शहर वुहान, उस शहर वुहान में एक नया वायरस जन्म होने का संकेत मिला, जिसका कि नाम कोरोना वायरस ई को दिया गया। 5 कंफर्म्ड है, लेकिन चिंता की बात यह है, इस कोरोना वायरस को हम शुरू में ई कोव के नाम से जानते थे, लेकिन इसका अब नामकरण हो गया है कोविड-19। 30 जनवरी को WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया। अब कोरोना वायरस है क्या चीज और इससे होता क्या है? अब तरह तरह के वायरसेस होते हैं, हमको तरह तरह की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर, ये सब होते हैं। मलेरिया जैसे होता है वो एक पैरासाइट से होता है, और कुछ बीमारियां जो है वो वायरस के जरिए होती हैं। और ज़्यादातर जो वायरस के जरिए बीमारियां होती हैं, इनका इलाज नहीं होता है, बॉडी को खुद उन कीटाणुओं से फाइट करना होता है, उस बीमारी से फाइट करना होता है। तो इसलिए देखा जाता है कि वायरस का जब अटैक होता है और वो वायरस थोड़ा विरुलेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा संगीन होता है, तो उस केस में जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, जो ऑलरेडी दुर्बल रहते हैं, उनके अंदर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, माने कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, माने कि सांस लेने में परेशानी, लंग्स में निमोनिया होने तक का इसके अंदर बहुत चांस रहता है। अब आज जो हमने ये मीडिया वर्कशॉप आपके लिए बुलाई है, उसका मेन कारण ये है कि कुछ दिनों पहले, जैसे कि मैंने बताया, 31 जनवरी को चीन देश ने कंफर्म किया कि ये कोरोना वायरस उनको मिला है, लेकिन आज ऑलमोस्ट उसके बाद 2 महीने बाद जो है, आज हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं जिसमें कि चिंताजनक वस्तु ये है कि अब ये बीमारी सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य देशों में तेजी से फैल रही है। आज की तारीख में भी 90% केस चीन में ही सीमित हैं। 88,948 केसेस कंफर्म पाए गए हैं, जिसमें से इंडिया में 5 केस ही कंफर्म्ड हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सिर्फ 5 कंफर्म्ड हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि अन्य देशों में ये पॉजिटिव केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। जो नंबर ऑफ केसेस चाइना में है 90%, चिंता का विषय ये नहीं है। चिंता का विषय ये है कि बाकी 10% जो है वो अन्य देशों में है, और ये प्रतिशत 99% होता था कुछ दिनों पहले तक। अन्य देशों में 1%, फिर धीमे धीमे 2%, फिर धीमे धीमे 3% पहुंचा, लेकिन अब अन्य देशों में ये तेजी से फैल रहा है। और जितनी कंट्रीज अफेक्टेड है चाइना के बाहर, ये 65 है, और कल तक ये फिगर 59 था, तो 6 कंट्रीज इसके अंदर और जुड़ गई हैं। अब हमारे लिए कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए क्या साधन है? इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि कोरोना वायरस से संक्रमित अगर कोई व्यक्ति है, तो वो खांसता है या छींकता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके अंदर ये वायरस रहता है। आमतौर पर देखा गया है कि ये ड्रॉपलेट्स 6 फीट की दूरी तक जाते हैं। तो एक चीज ये है कि दूरी लोग बनाए रखें,
दूसरी चीज ये कि कोई खांसे या छींके तो अपना हाथ इस तरीके से कवर कर ले। हम लोग को सीखा है ऐसे कवर करने के लिए। ऐसे कवर करने से क्या होता है कि उसके बाद हाथ यहाँ लगता है तो वायरस हाथ से यहाँ आ जाता है। मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ तो उसके हाथ में चला जाता है। अगर ऐसे करके हम खांसेंगे तो ये संक्रमण यहाँ से फैलने में जो है मुश्किल होता है। अभी कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको अपनानी पड़ेंगी। अब जैसे कि मैंने बोला कि बचाव की क्या सावधान है, तो अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो हमको उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, हमको उसको बाकियों से दूर करना पड़ेगा, जिससे कि वो संक्रमण किसी और में ना पहुंचा पाए। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि देखने के साथ साथ किसी को खांसी, छींक, बुखार अगर है तो हम तो नहीं कह सकते कि ये कोरोना है। पूरे भारत देश में सिर्फ 5 केसेस ही कोरोना के प्राप्त हुए। तो इसीलिए जो सस्पेक्टेड केस होगा उसको बुखार होगा, सर्दी जुकाम तो होगा, लेकिन उसका ट्रैवल हिस्ट्री भी होना पड़ेगा। पहले वो ट्रैवल हिस्ट्री था वुहान, चाइना, अब वो ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ के और अन्य देशों तक फैल चुका है। तो जो लोग वुहान प्रोविंस, वुहान सिटी, हुबई प्रोविंस, चाइना से आ रहे थे, हम लोग उनका सैंपल टेस्टिंग कर रहे थे। और अब लेकिन ये देशों की संख्या चूंकि बढ़ गई है, तो चाइना के अलावा जापान, ईरान, साउथ कोरिया, इटली, इन देशों से भी जो लोग इंडिया आ रहे हैं, चाहे वो भारतीय मूल के हों, चाहे वो किसी भी मूल के हों, उनका सैंपल टेस्ट किया जाएगा। अब आपको शायद याद होगा कि वुहान शहर चाइना में भारतीय मूल के बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे और उनको वहां से एवैक्यूएट करा गया था भारत सरकार द्वारा, स्पेशल एयर इंडिया की 2 फ्लाइटें भेजकर। और उसके बाद उनको नई दिल्ली के पास में 2 आइसोलेशन, उसको क्वारंटाइन बोलते हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया था। और 14 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद जब देखा गया कि इनके अंदर कोई और सिम्टम नहीं आया है, और अगर इनके अंदर कोई संक्रमण पहले था भी जो वुहान से वो लाए थे, अब वो किसी और मनुष्य के अंदर वो फैला नहीं पाएंगे, तब उनको रिस्पेक्टिव जगहों में भेजा गया। तो प्रोटोकॉल यही है कि जो अफेक्टेड कंट्री से लोग आ रहे हैं और उनको सिम्टम्स हैं, तो उनका सैंपल टेस्ट किया जाएगा, और जब तक उनका सैंपल टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक उनको अलग रखा जाएगा, क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई हमें मिलता है उस देश से आया हुआ इंसान, हम सीधे, हो सकता है उसको खांसी, सर्दी, बुखार हो भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको कोरोना हो। लेकिन जरूरी ये है कि अगर वो उन देशों से आया है तो हम उसको इमीडिएटली क्वारंटाइन करें। क्वारंटाइन का मतलब है हम उसको अलग रखें, उस इंसान से दूरी बनाए रखें, और ऑब्वियसली कोई ना कोई अटेंडेंट की जरूरत होगी घर में, तो एक ही अटेंडेंट रहे। वो अटेंडेंट जो है एहतियात बरते, हाथ बार बार धोए, अपने मुंह को मास्क से कवर करके रखे जब वो उस सस्पेक्टेड पेशेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है। उसका सैंपल लिया जाएगा, और सैंपल सरकारी अथॉरिटी द्वारा ही लिया जाएगा, क्योंकि पूरे देश में 12 लैब्स हैं जहाँ पे इसका टेस्टिंग होता है। और मध्य प्रदेश के जो भी सैंपल्स हैं वो हम या तो NIV पुणे भेज रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, या मेडिकल कॉलेज नागपुर। तो अभी तक जितने भी हमने सैंपल्स भेजे हैं उनकी संख्या जो है 14 है। 18 सैंपल थे, उसमें से 4 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बोला कि इन सैंपल्स को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई और सिम्टम्स नहीं थे। तो 14 सैंपल हमने भेजे, जिसमें कि 13 नेगेटिव आए और 1 का अभी आना बाकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोविड-19 का कोई भी पॉजिटिव केस आया नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि चाइना के बाहर चूंकि अन्य देशों में
पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना में हुई मौतें अभी भी बहुत ज़्यादा हैं अन्य देशों की तुलना में, लेकिन चूंकि अन्य देशों में भी कोविड-19 की वजह से लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये चिंता का विषय है। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इस तरीके का प्लान कर रहे हैं कि जिस तरह की फीवर, खांसी, सर्दी, जुकाम के जो पेशेंट्स हों उनको हम अलग रखें, क्योंकि उनमें से हो सकता है कोई इस संक्रमण से ग्रसित है और वो इस दौरान जब बाकियों के साथ, पेशेंट के साथ में वो खड़ा है, हो सकता है वो उनको भी इन्फेक्ट कर दे। इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने बोला कि हर कोई खांसी, सर्दी, जुकाम वाला मनुष्य कोरोना से ग्रसित होना ज़रूरी नहीं है। सस्पेक्टेड वो है, उसकी चांसेस ज़्यादा हैं जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री इन सब ग्रसित देशों से हो। अब पहले जब सिर्फ एक ही शहर था, फिर जाके एक ही शहर वुहान था, उसके बाद एक ही देश चीन हुआ, तब तक हालात काफ़ी बेहतर थे। लेकिन अब जब 65 देशों में ये चीज़ फैल चुकी है, तो अब बहुत सारी फ्लाइटों के द्वारा बहुत सारी पैसेंजर जो हैं इन देशों से इंडिया आ रहे होंगे, और उनमें से कौन ग्रसित है और कौन कहाँ उतरा, कोई हांगकांग में उतरा, कोई दुबई में उतरा, कोई अबू धाबी में उतरा, कोई रोम में उतरा, और उसके साथ में कोई ऐसा इंसान जो कि अनअफेक्टेड कंट्री से आ रहा हो और वो मिला और उसको भी वो वायरस ग्रसित हो गया। अब ये एक बात जो है वो चिंता की बात है। नेक्स्ट, अब कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, जो मैंने बोला कि बचाव ही जो है इससे हमको, प्रिवेंशन ही हमको इससे बचा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कीटाणु वायरस का तभी लगेगा जब कोई कोरोना से ग्रसित पेशेंट खांसे, छींके और उससे ड्रॉपलेट्स बाहर आए। वो ड्रॉपलेट्स कहीं ऐसी जगह पड़े जहाँ की हम उसको छूते हैं, या डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़े, या उसके हाथ में, बॉडी में लगे और हम उसके साथ हाथ मिलाएं या गले मिलें या उसके परस्पर संपर्क में आए, उससे ये वायरस फैल सकता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को, अच्छा क्या है कि वायरस जनरली क्या एक लिविंग बीइंग होता है, तो वो ये नॉन लिविंग एक चीज़ है, कपड़ा या ये बॉटल या ये गिलास। लेकिन देखा गया है कि अगर वायरस का कीटाणु इसके ऊपर लगता है तो 12 घंटे, हो सकता है 22 घंटे तक भी वो वायरस यहाँ पे जिंदा रहे, और उसके बाद जब मैं इसको पकड़ूं तो वो वायरस मेरे हाथ में लग जाए, और उसके बाद जब कभी मैं हाथ यहाँ पे ले जाऊं तो वो सांस के द्वारा वायरस मेरे अंदर चला जाएगा और मेरे अंदर वो कोविड बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने हाथ बार बार धोते रहें, भीड़भाड़ वाले इलाके से दूर रहें, ज़रूरत ना हो तो ट्रैवल ना करें। प्लेन में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, प्लेन में तो एयर कंडीशन रहता है, एयर कंडीशन में काम करता रहता है, वही हवा बार बार घूमती रहती है, तो वो कीटाणु एक से दूसरे में जाने में काफ़ी चांसेस होते हैं। एसी के ट्रेन के डब्बे में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। बस में थोड़े चांसेस कम रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके दूरी जो है उतनी ज़्यादा हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ को छूने के बाद में जितना ज़्यादा हो सके हम हाथ धोएं। इसलिए जो है हमने एक कैंपेन जो है जनता के लिए, पब्लिक के लिए स्टार्ट किया है, नमस्ते कैंपेन, या आदाब करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें कुछ दिनों के लिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके से में जाने से बचें। अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो किसी भी किस्म का ट्रैवल ना किया जाए। ये ज़रूरी है जिससे कि
हमको वो संक्रमण जो है ना प्राप्त हो। और अगर हमको मालूम है कि कोई आदमी छींक रहा है या खांस रहा है तो हम अपनी दूरी उससे बना के रखें और इमीडिएटली उसके बाद हाथ धो लें। तो तो ये बहुत जरूरी है कि सोशल अवेयरनेस जो है, जनता के अंदर अवेयरनेस हो। ये बीमारी लगने से हम बचा सकते हैं अपने आप को, और अगर हम विजिलेंट रहें, अगर हम सतर्क रहें और जो भी मैंने बताया, हाथ धोने का कार्यक्रम, अननेसेसरली ट्रैवल, भीड़ भाड़ के इलाकों से दूर अगर रहे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। जो ग्रसित हो गया है वो तो ग्रसित हो चुका है, लेकिन उससे हम ग्रसित ना हो ये हम कर सकते हैं। तो ये सोशल अवेयरनेस कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारे हॉस्पिटलों में भी जो इस तरीके के पेशेंट्स हैं उनको हम अलग रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से कौन पॉजिटिव है कौन पॉजिटिव नहीं है इसकी हमको जानकारी तभी मिलेगी जब उसका टेस्ट आएगा, और टेस्ट रिजल्ट आने में आमतौर पर देखा गया है कि 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अब राज्य में और क्या क्या इसको लेके प्रिपेयर्डनेस हुई है, ये आज की बात नहीं है। जनवरी से जो है हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे फील्ड के जितने भी अमला है सबको इसके बारे में गाइडलाइन दी जा चुकी है। कोरोना वायरस क्या है, इससे किस तरीके की बीमारियां होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से उन लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, टेस्ट सैंपल किस तरीके से लेना होता है, टेस्ट सैंपल किस तरीके से भेजना होता है, इस तरीके की गाइडलाइंस और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारी तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा फील्ड में काफी दिनों पहले से भेजी जा रही हैं। मॉक ड्रिल्स भी करी गई हैं जिनकी थोड़ी देर बाद हम आपको फोटो दिखाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल होगा, प्राइवेट डॉक्टर्स का इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो 3 फरवरी को एक मीटिंग माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ। कल भी एक मीटिंग हम लोगों ने इन लोगों के साथ में की है। कल माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे राज्य के जिला कलेक्टरों के साथ, संभाग आयुक्तों के साथ, डीआईजी रेंजेस के साथ, जिला पंचायत के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ, कॉर्पोरेशन के जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं उनके साथ, पूरे पुलिस अमले के साथ और राजधानी में उपस्थित सेक्रेटेरिएट में जितने भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स इससे संबंधित हैं उनके प्रमुख सचिवों के साथ 1 घंटे से ज्यादा की बैठक की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, जिसमें कि कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश और क्या क्या तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की गई। और जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो पूरी मशीनरी मोबिलाइज करें जिससे कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस अगर आता है, कोई पॉजिटिव केस अगर आता है तो हम इसको कंटेन कर पाए, बढ़ने ना दें। इसके अलावा जितनी भी इन ग्रसित कंट्रीज से जो कि पैसेंजर्स आ रहे हैं वो पहले तो अन्य राज्यों के जो विमानबंदर होते हैं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ उतरते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे वगैरह, उसके बाद ही एमपी आते हैं। लेकिन जो भी इन ग्रसित देशों से आ रहे पैसेंजर्स हैं उनके नाम हमको भारत सरकार दे देती है, पता भी दे देती है। उसके बाद हम इन लोगों को होम आइसोलेशन में रखते हैं। तो इस तरीके से 420 पैसेंजर्स अभी तक आए थे जो कि ग्रसित कंट्रीज से आए थे और उनको हमने होम ऑब्जर्वेशन में रखा और उनमें से ऑलमोस्ट 319 जो है इस बीच में 28 दिन का वो जो ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड है वो पार कर चुके हैं। उनके अंदर किसी किस्म की बीमारी जन्म नहीं हुई और इसके बाद जो है वो पब्लिक के साथ मिलने के लिए सेफ है। तो उसको उनके लिए उस होम आइसोलेशन से उनको आजाद कर दिया गया है। 67 अभी भी हैं जो अन्य जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में होम आइसोलेशन में हैं। इसके अलावा हर जिले में, छोटे जिले में 2 बेड
और बड़े जिले में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड का प्रबंध किया गया है। अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसको वहाँ पे जो है एडमिट किया जा सके सरकारी अस्पताल में, और उसको बाकी सारे पेशेंट से अलग रखा जाए। और इस संबंध में जो डॉक्टर्स या जो हेल्थ के स्टाफ उनके साथ में इंटरैक्ट करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से वो उस पेशेंट का ख्याल रख सकें। जनता को मास्क की जरूरत होगी, जनता को जरूरी दवाइयों की जरूरत होगी, और आमतौर पर देखा गया है कि कभी कभी कुछ लोग जो हैं इस बात का गलत फायदा उठाते हैं, जो इस ट्रेड में जुड़े हैं, दवाइयों के बेचने के ट्रेड में या मास्क के बेचने के क्रय विक्रय के संबंध में जो लोग जड़ित होते हैं, ये जो दुकानें हैं, हो सकता है इनके अंदर होर्डिंग की टेंडेंसी आए। तो कंट्रोल ऑफ फूड एंड ड्रग्स द्वारा सारे केमिस्ट को, जितने भी दवाई की दुकानें हैं, उन सबको हिदायत की गई है कि किसी भी किस्म की आर्टिफिशियल इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, और जिस दाम में कोई भी दवाई या कोई भी मास्क होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, आमतौर पर इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी उसकी कोई प्राइस राइज ना करी जाए। नेक्स्ट, इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बहुत मुश्किल केस हो जाएंगे, जो बहुत गंभीर केस हो जाएंगे, उनको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करके वहाँ पे आइसोलेशन में रखने के भी प्रबंध किए गए हैं। अब इसके अलावा जो बहुत जरूरी चीज़ है वो मैंने आपको बताया कि कुछ दिनों पहले जब वुहान से कुछ लोग लाए गए थे, तो उनको दिल्ली के पास में एक क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया था। तो मध्य प्रदेश में भी 349 ऐसे बेड्स पूरे जिलों में आइडेंटिफाई करे गए हैं, जहाँ पे कि हम इन देशों से अगर कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो हम उसको वहाँ पे क्वारंटाइन कर सकते हैं 14 दिन या 28 दिन के लिए, और उसके बाद भी अगर उसके अंदर सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं और हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये बीमारी फैलाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, तो फिर हम उसको उस क्वारंटाइन फैसिलिटी से आज़ाद कर देंगे। आम जनता को जानने की उत्सुकता होगी इस कोरोना वायरस के संबंध में, तो हम लोग का एक फ्री नंबर है 104 कॉल सेंटर, जिसके अंदर की हमने जो भी हमारे कॉल अटेंडेंट्स हैं उनको कोरोना वायरस के संबंध में ट्रेनिंग दी है, जिससे कि आम जनता में अगर कुछ प्रश्न है और वो इस कॉल सेंटर में अगर फोन करें तो उनके प्रश्नों के जवाब उनको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम अपने स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के जो भी फील्ड के स्तर के हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं और अन्य अमला है, हम उनको उनकी समीक्षा कर रहे हैं रेगुलरली। परसों सैटेलाइट के जरिए 350 सेंटर्स एक साथ हमारे साथ जुड़ेंगे भोपाल के साथ, और यहाँ से हम उनको ट्रेनिंग दे पाएंगे। और ये ट्रेनिंग हम हमारे फील्ड लेवल वर्कर्स को देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा संख्या इनकी की आशा है, मल्टीपर्पज़ वर्कर है, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर है। तो जो भी हमारे फील्ड के स्टाफ हैं, हम उनके अंदर ये इन्फॉर्मेशन देंगे जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको भी दी कि किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, और अगर कोई सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस बीमारी के, और सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, आइसोलेशन क्या होता है, क्वारंटाइन क्या होता है। नेक्स्ट, अब ये स्लाइड जो है, ये ऐसी स्लाइड है जो हम चाहेंगे कि ये स्थिति उत्पन्न ना हो। वो स्थिति क्या है कि मध्य प्रदेश में कोई पॉजिटिव केस है, लेकिन तैयारी हमको पूरी रखनी पड़ेगी, और उस तैयारी के लिए ये है कि सबसे पहले जो भी सस्पेक्ट हो सकता है, सस्पेक्ट वही हो सकता है जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो उन देशों में हो या उन देशों से आया किसी इंसान के साथ में उनकी कहीं कोई मुलाकात हुई हो, तो सस्पेक्ट्स को हम स्क्रीन कर सकें, सस्पेक्ट्स को हम होम आइसोलेशन में रख सकें, उनका सैंपल ले सकें। सैंपल लेने के लिए पर्याप्त सुविधा हो, पर्याप्त मैन पावर हो, स्टाफ हो,
सैंपल भेजने का सिस्टम हमारा ऑलरेडी पुख्ता है और लैब जो है मैंने आपको बताया है पुणे और नागपुर में हमारे सैंपल्स जा रहे हैं और जो भी हमारा स्टाफ है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसके लिए पहने, उसकी हम तस्वीर आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और पेशेंट अगर पॉजिटिव निकलता है और उसकी स्थिति गंभीर होती है तो उसको एक आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर इक्विप्ड जहाँ उसका पूरा इलाज हो सके वहाँ पे हम उसको उसका इलाज करें। ये स्लाइड जो है जिला अस्पताल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेडिकल कॉलेजेस में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसके अंदर हम आपको बता दें कि जो हमारे डॉक्टर्स होंगे या जो स्टाफ होगा वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो पूरी बॉडी को कवर करता है। इसके अलावा एक टाइवेक सूट भी होता है जो आपने चाइना से आई हुई पिक्चरों में फोटोज में देखा होगा, पूरा सर से लेके नीचे तक ढका रहता है वो। और थर्मोमीटर जो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए वो नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर है। जनरली थर्मोमीटर मुंह में लिया जाता है या कहीं लगाया जाता है, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर इसके लिए यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके की तैयारियां मध्य प्रदेश में ऑलरेडी की जा चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3 फरवरी को, एक महीना पहले, अपील छपी थी कि किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है बीमारी से। नेक्स्ट, होर्डिंग्स और प्रेस रिलीजेस हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, लेकिन अब जो है इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, मीटिंग जो है इस बीच में जिले स्तर पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और अन्य सभी डिपार्टमेंट जिनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना है। अगर जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि दिल्ली में कुछ स्कूलों को बंद किया गया है। आज भी न्यूज़ आई है कि किसी एक बच्चे के फादर पॉजिटिव टेस्ट हुए तो उस स्कूल को बंद कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश सरकार भी चौकन्नी है, कंटिन्यूसली नजर रखे हुए है, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी स्कूलों कॉलेजेस को बंद किया जाएगा। ये जो भी ट्रेनिंग्स की गई हैं इस दौरान कोविड से लड़ने के लिए गाइडलाइंस और ट्रेनिंग जो भी हमारे फील्ड स्टाफ को दी गई उसकी तस्वीर है। खजुराहो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, साथ ही हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्रीनिंग की प्रक्रिया काफी दिनों से चला रहे हैं। नेक्स्ट, और ये जो है आपको मैं फोटो दिखा रहा हूँ वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, जिसमें कि डॉक्टर और जो भी स्टाफ है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ढका रहेगा जब वो उस पेशेंट के साथ में इंटरैक्ट करेगा और उसका इलाज करेगा।